में। आज हम अपने इस नए सत्र को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं आज सवालों की जो श्रृंखला है वो क्या है, और सवालों के दायरे और सवालों को सॉल्व करने के तरीकों पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। समय से हमारी क्लास चल रही है, आप सब लोग आएं और अपने यार दोस्तों को भी ग्रुप से जल्दी जोड़ें, मैसेज करें कि सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं सवाल किस किस प्रकार के सवाल है, सवालों के विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक, पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल मिलान का सवाल है। मिलान करना है कि राज्य को किसने क्या कहा है और किसने व्यक्ति से पहले राज्य को कहा है। राज्य के विषय में जो कथन है, मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर आप एलटी में आप देखेंगे, चाहे एलटी आपका किसी भी स्टेट का हो, एलटी आपका अगर उत्तराखंड का है, बिहार का है, ठीक, आपका एमपी का है, आपका यूपी का है, इन चारों राज्यों में जो एलटी से जो सवाल आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो आते हैं राज्य से। कम से कम 7 से 8 सवाल तो केवल डायरेक्ट राज्य से संबंधित सवाल आते हैं। किस कथन को क्या किसने कहा है, हाँ, उस संबंध के विश्लेषण से संबंधित सवाल आते हैं। ये सवाल निरंतर इसमें आते रहते हैं। तो यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है राज्य हमारा। तो अब हम बताते हैं कि ये प्लूटो ने राज्य के विषय में क्या कहा था, हमारे अरस्तु ने राज्य के विषय में क्या था, लुई लुई 14वें ने राष्ट्र के विषय में क्या था, जो हीगल महोदय हैं उन्होंने राष्ट्र के महोदय के विषय राज्य के विषय में क्या कहा था। अगर आप देखेंगे, जैसे राज्य राज्य की अगर बात की जाए, हाँ, मैं राज्य हूं, ये कौन कहेगा? जो राजा, जिसके अंदर तानाशाही गुण होंगे, जो जो एक राजा होगा, मैं ही राज हूं, मतलब कि मैं ही ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि की जो बात करेगा, मैं ही राजा हूं, वह कौन करेगा? कोई राजा करेगा, वो लुई 14वें करेंगे। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा हो जाएगा। ठीक है। अब राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य जो है वह व्यक्ति से पहले है, मतलब कि राज्य को, मतलब यहां से तात्पर्य है कि राज्य को पहली प्राथमिकता दी गई है और व्यक्ति को बाद, सेकंड सेकंड प्रायोरिटी व्यक्ति को दी गई है। ठीक, अगर राज्य व्यक्ति से पहले है तो यह कौन कहेंगे? यह सबसे पहले जो राज्य के अस्तित्व की बात करेंगे वह व्यक्ति करेंगे, वो हमारे अरस्तु महोदय हैं। तो यह अरस्तु ने कहा था, द स्टेट इज द पिलर ऑफ इंडिविजुअलिटी। और राज्य राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य जो है वह ईश्वर का, मतलब ये दैवी सिद्धांत को परिलक्षित करने की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर दैवी सिद्धांत हो, राज्य के दैवी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को जो बता रहा है वो हमारे हीगल महोदय बता रहे हैं। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का चौथा हो जाएगा। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। किसने कहा कि राज्य कोई अलग चीज नहीं है? राज्य जो है वह व्यक्तियों के समूह से ही मिला हुआ एक सामाजिक ढांचा है जिससे राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक, यह हमारे किसने कहा? यह हमारे प्लूटो महोदय ने कहा। प्लूटो क्या थे? उदारवादी विचारधारा के थे। तो वह उदारवादी व्यक्तित्व की बात करेंगे, इंडिविजुअलिटी को प्रमोट नहीं करेंगे, सोशल कल्चर को प्रमोट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप में से किसी का जवाब नहीं आया। चलिए, आप लोग सेशन को जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? नियुक्ति की बात कर रहा है, किसके? जिला न्यायाधीश के। ये बात कर रहा है डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। तो डिस्ट्रिक्ट जज जज को कौन अपॉइंट करेगा, इसकी बात की जा रही है। इसको कौन अपॉइंट करेगा? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगा राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल अपॉइंट करेगा। यह किस अनुच्छेद में अपॉइंट करेगा? यह अनुच्छेद में अपॉइंट करेंगे, अनुच्छेद 233 क्लॉज 1 में राज्य के राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश के नियुक्ति की बात की गई। अब आप लोग मुझे ये बताइए, अगर राष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की बात की जाएगी तो कौन करेगा?
भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक, भारत का राष्ट्रपति करेगा। गुड मॉर्निंग। अगला वो देखिए, अगला सवाल, पंचायती राज सम्मिलित हैं, ये बताना है पंचायती राज जो है वह क्या है। जो विकेंद्रीकरण की जो बात की गई है कि विकेंद्रीकरण जो सत्ता में होता है वह किसके द्वारा होता है। ठीक, तो विकेंद्रीकरण किसके द्वारा, पंचायती राज किसका विषय होगा, पंचायती राज विषय होगा केंद्र संघ सूची का विषय होगा कि समवर्ती सूची का विषय होगा कि राज्य सूची का विषय होगा। अब आपको समझना यह है कि किससे, मैंने एक बात बताई थी आपको अपने पहले लेक्चर में बताया कि इससे संबंधित लॉ कौन बना रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का निर्धारण कौन कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का निर्धारण जब राज्य सरकारें कर रही हैं तो वह किसका विषय हो जाएगा, वो हमारे राज्य सूची का विषय हो जाएगा, राज्य सूची। और पंचायतों का गठन होना चाहिए, इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है हमारे पास, पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है हमारे पास 40। ठीक, अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अब दोनों सत्रों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जा रही है। अब हाँ सही कह रहे हैं। देखिए, दोनों सत्र को कब बुलाया जाता है, इसमें कब क्या क्या पता होना चाहिए। दोनों सत्र, देखिए ये इससे संबंधित संयुक्त सत्र से संबंधित पहली बात किस अनुच्छेद में है, संयुक्त अधिवेशन हमारे 108 में है। ठीक, आर्टिकल 108 में है। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए ये बुलाया कब जाता है, कब बुलाया जाता है, इसे कब बुलाया जाता है, जब किसी मत पे, ठीक, जब किसी मत पे संविधान से किसी एक विधेयक से संबंधित कोई बात जब काफी लंबे समय से उस पर कोई विचार और उसका कोई निष्कर्ष ना निकल के आ रहा हो, तब वो विषय हमारे लिए एक संयुक्त विषय सत्र की ओर उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो जब संयुक्त सत्र को बुलाने की जब बात की जाएगी तो संयुक्त सत्र को कौन बनाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उस समय नहीं है तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, तो हमारा राज्यसभा का उपसभापति महोदय करेंगे। ठीक, ये क्रम भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर मिलकर बनता है। भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति जो निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह किसके द्वारा मिलके बना होता है। यह सवाल कई बार हमारे सेशन में आ चुका है, इस सवाल का जवाब दीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, संसद राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, संसद विधानसभाओं और विधान परिषद द्वारा। तो किसके द्वारा होगा ये बताना है हमें। ठीक है, सही है। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अब भारत के राष्ट्रपति की बात की जा रही है तो यह किससे संबंधित, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद निर्वाचक मंडल से संबंधित अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 इससे संबंधित आर्टिकल है हमारा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा युगम वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद की बात जब की जाएगी वहां पे क्रिटिकल, वहां पे एक स्पष्ट तरीके से हमें कि जो संपत्ति का जो बंटवारा है, जो संपत्ति का बंटवारा है वह दिखेगा। वह हमें संपत्ति के बंटवारे के साथ साथ जो सत्ता के जो केंद्रीकरण की बात है उसका विकेंद्रीकरण हमें दिखेगा। वह ये सारी विशेषताएं जहां परिलक्षित होंगी और इसको जो जो बताएगा वो हो जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास कौन है, कार्ल मार्क्स महोदय हैं, कार्ल मार्क्स हैं और एंगलेंस, कार्ल मार्क्स तथा एंगलेंस हैं। ठीक, ये सवाल भी हमारा हो गया। सही, कार्ल मार्क्स को ही हम वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में या वैज्ञानिक समाजवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल,
फांसीवाद ने राज्य को माना है, फांसीवाद जो है, फांसीवाद जो शब्द है ने राज्य को क्या माना है, फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है, यह बात हमें बतानी है। फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? सही है, फांसीवाद। हाँ, देखिए, फांसीवाद बात करता है कि एक सत्ता के निरंकुश होने पे, तानाशाह होने पर उसकी तरफ वो हमारा हमारा फांसीवाद बात करता है। व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति हो, निरंकुश शक्ति की तरफ फांसीवाद बात करता है। और नाजीवाद किसकी बात करता है? नाजीवाद बात करता है तानाशाही की, स्पष्ट तानाशाही की बात करता है कि मैं ही जो कहूंगा वही सत्य है, वही राज्य है, वही दैवी सिद्धांत है। वह तानाशाही सत्ताएं या वो नाजीवादी सत्ताएं परिलक्षित होती हैं। तो राज्य को माना है व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति की, राज्य के माध्यम से हम संपूर्ण व्यक्ति या संपूर्ण समाज पर अपना केंद्रीकरण स्थापित कर सकें। ठीक, अगला सवाल, किसने इस विचार को व्यक्त किया कि समता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? Who expressed the idea that equality is the unnatural and the undesirable? उन्होंने समता को जो है अनडिजरेबल मान लिया है। यह किसने माना है? सही है। देखिए, समता और अप्राकृतिक अवांछनीय मानने का जो श्रेय हमें जाता है, जो समानता को सबसे पहले अपने मेन उद्देश्यों में परिलक्षित करेंगे, वही इस व्यक्ति को समता को अवांछनीय मानेंगे। तो कौन हो जाएंगे हमारे? एरिस्टोटल हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? अब देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? भारतीय संविधान की विशेषता की बात की जाती है। संशोधन में बहुल प्रक्रिया है, संशोधन में बहुत प्रक्रियाएं हैं। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाते हैं। केवल आ गया तो दिमाग हमारा अटेंटिव होना चाहिए। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कर रहा है। अब यहाँ पे संयुक्त बैठक से संबंधित एक और सवाल आ गया कि संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी कि नहीं बुलाई जाएगी, यह बताना है कौन सा हमारा सही है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप लोग, कौन सा सही है। ठीक, अब देखिए, हाँ, संविधान संशोधन संबंधित विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा, कोई भी संशोधन राज्य विधानमंडलों द्वारा नहीं पारित किया जा सकता, किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन। ठीक, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। हाँ, अधिकार, राज्यों को कोई अधिकार नहीं है पहल करने का। संशोधन की बहुत प्रक्रियाएं हैं। संशोधन विशेष बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से होता है, विशेष बहुमत के 2/3 या 1/3 बहुमत से भी होता है। संशोधन की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो क ख घ ए बी डी, ठीक, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए आप लोग। विधि के शासन वाक्य में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। विधि के शासन की बात कर रहा है, वाक्य में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। विधि के शासन में विधि पद का अभिप्राय है, ये बताना है हमें। विधि के शासन में ठीक, बताइए। सही है, विधि के शासन में क्या बताना है? हाँ, विधि के शासन से संबंधित बात बताना है। इसका अभिप्राय है, संविधान में लीगल कॉन्स्टिट्यूशन राइट की बात करता है। संविधान में जो लीगली, जो संविधान में जो वर्णित जो अधिकार दिए गए, संविधान में वर्णित अधिकारों की बात करता है। संविधान में जिन बातों का वर्णित किया गया उसकी बात करता है। तो संविधान के अधिसमय लीगल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत, अब बात की जा रही ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं।
क्या राज्य की उत्पत्ति में ऐतिहासिक सिद्धांत का मतलब इस बात से है कि राज्य के निर्माण में कौन कौन से तत्व, उसको उसकी जो चार तत्वों की जो बात की गई है, जनता, भूभाग, राजनीति, सरकार, संप्रभुता, तो ये तत्व किनके द्वारा मिलेंगे? ये तत्व तो, ये एलिमेंट्स तो उसके राज्य को बनने के लिए सहायक है ना, वो बनेंगे कैसे, उसके लिए कौन कौन से सहायक हैं, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो रक्त संबंध, अगर राज्य में रक्त संबंध हो, धर्म हो, युद्ध हो, राजनीतिक चेतना हो, इन्हीं सारी चीज, चार चीजों के द्वारा वो जो राज्य के जो चार तत्व हैं, उन चार तत्वों का निर्माण होता है। उन चार तत्वों का, वो जो चार तत्व है हमारे पास, जिसमें कहा गया है भूभाग है, जिसमें कहा गया है सरकार, जिसमें कहा गया है जनता, जिसमें कहा गया है उसकी संप्रभुता। ये चार तत्व कब मिलके बनेंगे? ये चार तत्व कब सहायक होंगे? जब रक्त संबंधों के बीच पे जो तनाव है वो समाप्त होगा, धर्म वहां पे होगा, युद्ध होगा, राजनीतिक चेतना जागृत होगी, तब ये चार तत्व जाके मिल पाते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वक्त राज्य की उत्पत्ति विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता? मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करने की बात की गई है। अब देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करने की बात की गई है। बताइए। हाँ सही है, राज्य की उत्पत्ति में मार्क्सवादी सिद्धांत हमें बताना है। ठीक, देखिए, राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य की गई है। वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वह किसी चीज का राज्य की उत्पत्ति में कोई ऑब्जेक्टिव ये इस बात को नहीं बताता कि वह एक ऑब्जेक्ट के रूप में उसकी उत्पत्ति होगी, नहीं। वह राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के विधि के परिवर्तन में नहीं, यह वह बात करेगा उत्पादन के विधि में, यह पूंजीवादी विचारधारा को परिलक्षित करेगा। जो पूंजीवादी विचारधारा जो राज्य के संबंध में होगी वो उसकी बात करेगा। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों की रक्षा हेतु हुई है। जो उत्पादन किया जा रहा है, जैसे कि कई बार मैंने बता चुका हूं कि अगर किसी पूंजीपति के पास 100 करोड़ की संपत्ति है, 60 करोड़ रुपए वह समाज के लिए रखे और 40 करोड़ जो है उसमें वो अपना भोग करे, तो ये जो 60 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाँ, वह समता मूलक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वह उसमें किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। तो ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो इसी की बात करता है। राज्य की उत्पत्ति में उत्पादन में शोषण परक संबंधों की रक्षा की जाती है कि किसी का शोषण ना हो सके। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या अक्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता वह सब करने, आनंद लेने, सकारात्मक शक्ति जो करने या आनंद लेने योग्य है, इसकी बात बताता है। बताइए। हम्म, ठीक। हम्म, इसमें क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता की बात की जा रही है कि स्वतंत्रता को आनंद के रूप में, कि स्वतंत्र व्यक्ति ही आनंदित रह सकता है, उसकी बात की जा रही है। तो ये कौन हो जाएंगे? टीएच ग्रीन महोदय। कौन हो जाएंगे? टीएच ग्रीन महोदय। टीएच ग्रीन महोदय ने इस बात को बताया था। ठीक, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारतीय संसदीय प्रणाली वह सरकार कार्य करती है? भारत की संसदीय प्रणाली जो है उसकी विशेषताओं के बारे में ये बात करना चाह रहा है कि संसदीय प्रणाली जो चलती है वो किन आधारों पर चलती है। तो यह बता देना है कि संसदीय प्रणाली किस आधार पर चलती है। नाम मात्र की सरकार है वहां पे। अब नाम मात्र की सरकार, नाम मात्र की कार्यवाही अध्यक्ष राष्ट्रपति जो है वह किसी भी विधेयक पे या कोई भी चीज आती है तो वह केवल एक नाम मात्र का कार्य करता है। तो यह बात तो हाँ सही है। दूसरा, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, उच्च सदन की अध्यक्षता जो है, उपराष्ट्रपति के उच्च सदन की अध्यक्षता की बात कर रहा है। उपराष्ट्रपति उच्च सदन का अध्यक्ष तो होता है, लेकिन सदस्य वह उपराष्ट्रपति केवल इसलिए चुना जाता है कि राष्ट्रपति का पद अगर कभी खाली हो
तो उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति की शपथ लेके राष्ट्रपति बन सके। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में वर्णित किया गया भाव ने कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर किसी भी घंटे, किसी भी एक भी मिनट के लिए यह देश राष्ट्रपति विहीन नहीं रह सकता। तो इसी के कारण हमारे यहाँ वो पदानुक्रमान बनाया गया है, कब जो पद खाली होगा कब उसके लिए किसका चुनाव हो जाएगा। ठीक, ये बात हमारी यहाँ पे हो गई। ठीक है ना, तो ये बात हमारी गलत हो गई। ठीक, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यवाही कार्यकारी अधिकारों का होता है। देखिए मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद जो बनी होती है वो एग्जीक्यूशन के लिए बनी होती है। वह अपने उस विधायिका के लिए उत्तरदायी होती है कि वह अगर जो कार्य कर रही है तो उसको जो अकाउंटेबल बनाएगी वो उसे विधायिका बनाएगी। इस बात को हमारी संसदीय व्यवस्था में, संसद के अंदर इस बात को बताया गया है। ठीक है, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। हमारे यहाँ जो निम्न सदन है, कार्यपालिका निम्न सदन के लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है। निम्न सदन मतलब लोकसभा। निम्न सदन इसको इसलिए कहते हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व इस बात से है। और उच्च सदन राज्यसभा को इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे एलीट वर्ग है, वहां पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आप कभी राज्यसभा की बहस देखिए, आप कभी लोकसभा की बहस देखिए, आपको स्पष्ट अंतर देखने को मिल जाएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ए सी डी, ए सी डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। विधिक संप्रभुता और राजनैतिक संप्रभुता में अंतर बताना है। अंतर बताना है विधिक संप्रभुता में और राजनैतिक संप्रभुता को किसने एक अलग अलग रूप में बताया है कि विधिक संप्रभुता अलग होती है, राजनैतिक संप्रभुता अलग होती है। यह बताना, यह कौन बता रहा है हमारा? यह हमारे ए बी डायसी महोदय ने कहा है। जब भी देखिए विधिक संप्रभुता की बात आएगी तो स्पष्ट रूप से विधिक संप्रभुता की राज्य जो है, राज्य के कानून बनाने में सरकारों की संप्रभुता, ठीक, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये ए बी डायसी का है। ठीक है, अगला बताना है। एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में यह विचार किसने प्रतिपादित किया? एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में यह विचार किसने प्रतिपादित किया? मनुष्य के विषय में यह विचार किसने प्रतिपादित किया? हाँ, देखिए विचारशील प्राणी है, नीति परक भ्रष्ट की बात की जा रही है, तो यह कौन हो जाएंगे? हमारे रूसो हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल। निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताया है? मतलब कि जनरल विल और पर्सनल विल के बीच में अंतर बताने की बात की जा रही है। तो जनरल विल और पर्सनल विल के बीच में कौन अंतर बताएगा? हमारे जो जनरल विल को ही स्पष्ट करेगा वही तो पर्सनल विल को भी स्पष्ट कर पाएगा। तो वो कौन हो जाएंगे? हमारे रूसो महोदय हो जाएंगे। ठीक, ठीक है। आप लोग आज लेट क्यों हैं? आज आप लोग लेट हैं। अगला सवाल बताइए। हाँ, ये हो गया, ये सवाल देख लीजिए। अगला सवाल बताइए। हाँ, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट गुण, सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? रोज क्लास 9:40 पे हो जाती है स्टार्ट। 9:40 पे आपको मैं यहाँ दिखूंगा। इस द स्मार्ट विजन क्लासेस में रोज हो जाती है। अपने साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए कि लोग आए इस सेशन में। ठीक है ना, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण की बात की जा रही है, उदार लोकतंत्र की बात की जा रही है। देखिए उदार लोकतंत्र कब स्पष्ट होगा? जब जनता का सुख सर्वोपरि हो,
कि राज्य का सुख सर्वोपरि हो। अगर जनता का सुख सर्वोपरि नहीं होगा तो वह राज्य लोकतांत्रिक राज्य नहीं हो पाएगा। सभी व्यक्तियों के सुखों की बात अगर नहीं की जाएगी, सभी व्यक्तियों के मतों के बराबर होने की बात नहीं की जाएगी, तो वह राज्य सुखी नहीं हो पाएगा। यह गुण की जगह जनसंख्या पे अधिक बल देता है। गुण की जगह जनसंख्या पे अधिक, इसको हम क्या कहते हैं? जो जो गुण की जगह जनसंख्या पे बल दे उसको हम मोनार्किज्म में कहते हैं। मोनार्किज्म व्यवस्था वो हमारी हो जाती है। ठीक, सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उत्पत्ति इसी बात से हुई है कि सभी के उदार लोकतंत्र को यही बात परिभाषित करती है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या करे, यह शासन तंत्र कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण को खतरे में न्यूनतम बनाता है। ठीक, ये गलत हो जाएगा। यह बहुमत की राय पर, बहुमत की राय थोड़ी, बहुमत तो एक समय में जो जो मेजोरिटी चाहेगी, मेजोरिटी तो एक समय में सती प्रथा को भी सही मानते थे, तो उससे वो व्यवस्था सही नहीं कहलाएगी। ठीक, तो 18 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सभी व्यक्तियों के मतों को समान रूप से मानता। ठीक, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्था में दोहरी शासन जिसके लिए आवश्यक, दोहरी शासन व्यवस्था के आवश्यक लक्षणों की बात की जा रही है। इस सवाल का जवाब दीजिए। दोहरी शासन व्यवस्था में लक्षणों की बात की जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा? क्या अध्यक्षीय व्यवस्था में होगा, क्या संघीय व्यवस्था में होगा, क्या एकात्मक व्यवस्था में होगा? ठीक है, अब देखिए अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या होगा। अध्यक्षीय व्यवस्था में एकात्मक शक्तियां जो हैं, एकात्मक शक्तियां जो है वह प्रबल होती हैं। ठीक, संसदीय व्यवस्था में क्या होती है? संसदीय व्यवस्था में संसद हमारी हमारी मुख्यतः प्रमुख होती है। जो सरकारों में आवश्यक दोहरी शासन प्रणाली, मतलब डुअल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा अकाउंटेबल होती है, तो वह व्यवस्था कहाँ होती है? वह व्यवस्था संघीय व्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं? संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं जहां पे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का पृथक्करण हो। ठीक, यह दोहरे शासन व्यवस्था को यह बात परिलक्षित होती है, तो क्या हो जाएगा? संघीय व्यवस्था हो जाएगा। ठीक, फेडरल सिस्टम जो है वह हमारी ऐसी व्यवस्था है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वह किस रूप में कार्य करती है इसकी बात की जा रही है। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, सामाजिक संविदा जो है वो सामाजिक बाध्यता के आधार पे, मतलब कि आपको समाज में इतना कार्य करना ही करना है, आपको समाज में इतने रुपए देने ही देने हैं। वही बात कि अगर एक पूंजीपति ने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं तो 40 करोड़ रुपए वो अपने पास रखे, 60 करोड़ रुपए जो है वह सोसाइटी में समता मूलक समाज बनाने में उसके उत्तरदायित्व में बाध्य करे समाज के द्वारा। ठीक, तो वह क्या हो जाएगा? राजनीतिक बाध्यता के आधार पे व्याख्यान देना। जो राजनीतिक बाध्यता उसको अगर रहेगी तभी वो जो 60 करोड़ की जो संपत्ति है वह समाज में डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा, नहीं तो वह नहीं करेगा। अगला सवाल देखते हैं। अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अनुपातिक समानता का सिद्धांत, अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी। मतलब कि देखिए ये बात कर रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी कहती है कि आपको सबको समान नहीं देना है। आपने अगर एक वर्ग को कोई स्वतंत्रता दे दी, एक समानता दे दी, तो आप उसके आधार पर एक पैरामीटर, अगर आपने किसी को 90% की स्वतंत्रता दी तो आप दूसरे को 40% की दे सकते। जो सबसे निम्न दर्जे का व्यक्ति होगा आप उसको 10% की स्वतंत्रता देके आप समाज में उससे कार्य करा सकते हैं। ठीक, तो इसकी बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, इसके क्या हो जाएंगे हमारे जो सबसे पहले वो होंगे वो एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक, अगला बताइए। जिन्हें हम सही तौर पे अधिकार कहते हैं वह वास्तव में सही तौर पे कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। कह जाए वाले कानूनों की रचनाओं की बात की जा रही है कि जो अधिकार की जो बात की गई है वह अधिकार कुछ नहीं है, वह कानून का जो कानून की जो रचनाएं की गई हैं, कानून के जो आधार बताए गए हैं उसकी बात की गई है कि वह किस आधार पे दिया गया। तो इसकी बात कौन कर जाएंगे? बेंथम महोदय
बेंथम महोदय इसके प्रतिपादक होंगे। ठीक, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया? मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान क्या भारत के संविधान में किया गया है, क्या भारत जनप्रतिनिधि अधिनियम में किया गया है, कि निर्वाचन विधि में किया गया, कि दंड विधि में किया गया है? ठीक, तो यह बताना है हमें। हाँ ठीक, जनप्रति अधिनियम 1958 में किया गया। अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो मतदाता पहचान पत्र है, जो मतदाता जो मतदाता पहचान पत्र है, उस पे फोटो कब आई? जो उस पे फोटो आई वह किस वर्ष आई? यह सवाल एक एक स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ था, यह बताना है आपको वह कब आया। ठीक, वह आया है हमारा 1993 में, 1993 में। सही है। हाँ, गौतम विवेक प्रणाम। समाजवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप किसके द्वारा चलाया गया? किसके द्वारा चलाए जाने वाली सरकार में पाया जाता? फांसीवादी विचारधारा कोई कह रहा है, फांसीवादी। मैं फोटो की बात कर रहा था। ठीक, देखिए फांसीवाद क्या कहता है, जो ऊपर ऊपर की जो सत्ता है वह एक वर्ग विशेष को मिल जानी चाहिए, मतलब अभिजात वर्ग की बात करता है। अभिजात वर्ग के अनुसार ही जनतंत्र या लोकतंत्र चलना चाहिए, फांसीवाद इसी वर्ग को कहता है। तो पहले का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा पहला। हाँ, गुड मॉर्निंग। किसने फांसीवादी के सिद्धांत को इस रूप में वर्णित किया कि यह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? यह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है, यह किसने कहा है? ठीक, यह बताना है हमें। फांसीवाद वाली बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। फांसीवाद मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में। ठीक, एलीट वर्ग, हाँ सही है। ये बताइए इसके सिद्धांत को, फांसीवाद के सिद्धांत को, फांसीवाद के सिद्धांत को परिलक्षित करने की बात की गई है। फांसीवाद के सिद्धांत को कौन परिलक्षित कर रहा है? कौन हो जाएंगे? रोजक महोदय। कौन है? अल्फ्रेड रोजक। अल्फ्रेड रोजक। ठीक, ये क्या थे? यह क्या थे? ठीक है। देखिए हाँ, गुड मॉर्निंग आलोक। जो अल्फ्रेड रोजक थे, ये जो फांसीवाद के जो राष्ट्रवादी सिद्धांत की जो बात की गई है, यहाँ पे बात की, देखिए फांसीवाद बात किस चीज की करता है? फांसीवाद जो है ये अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध करता है। अंतरराष्ट्रीयता का ये विरोध करता है, और वो विरोध इसीलिए करता है, ये नहीं चाहता कि जो एक देश है वह दूसरे देश से उसके बीच में कनेक्टिविटी हो, सांस्कृतिक सामाजिक प्रकार की कनेक्टिविटी हो, कि उसके उसके हाँ सही है। ठीक, हाँ, उसकी कनेक्टिविटी के का हमेशा विरोध करता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक तत्व है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहा है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व है ये बताना है। कि किसी राज्य में विधि के समक्ष समता का आधार नहीं हो, यह हमारा समता का आधार, ये हमारा क्या है? नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक, राज्य धर्म मूल वंश जाति के आधार पर यह हमारा क्या है? भेदभाव नहीं करेगा, यह आर्टिकल 14 है। राज्य में अस्पृश्यता आर्टिकल 17। ये तीनों के तीनों फंडामेंटल राइट हैं। ठीक, राज्य पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन का प्रयास करेगा, यह कौन सा आर्टिकल है? यह हमारे पास अनुच्छेद है 48, अनुच्छेद 48 है। ठीक, अगला सवाल बताना है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी की जा सकती है। रिट कौन जारी कर सकता है? रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय? सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल बताना है।
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित। देखिए ये सवाल बार बार आ रहा है, वही 100 करोड़ वाली बात। 100 करोड़ वाली बात को 40 करोड़ और 60 करोड़ रूप में विभाजित करने की बात की जा रही है। सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट की बात कौन करेगा? हमारा कौन करेंगे? लॉक महोदय, जॉन लॉक। सामाजिक इसका सिद्धांत जॉन लॉक। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? 24 अक्टूबर, 24 अगस्त कि 24 अक्टूबर? सही है। हाँ, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। अब आपको ये बताना इसके कितने अंग हैं, इसके अंगों की संख्या बतानी है। वो है, मैं ऑप्शन देता हूं, 4, 5, 6 और 2। इसके कुल कितने अंग हैं? 6। ठीक। अगला सवाल बताइए। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, यह मत किसका है? स्वतंत्रता और समानता जो है वह एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ, अगर जो व्यक्ति जितना ज्यादा स्वतंत्रता की बात की जाएगी वहां पे उतने ही ज्यादा समानता स्थापित करने में समय लगेगा। यह बात किसने की थी? लॉर्ड एक्टन ने की थी। लॉर्ड एक्टन ने की थी। ये हमें रटा हुआ होना चाहिए। ठीक। अगला सवाल। समाज में समानता का निहितांत किसके अभाव में होता है? देखिए ये बात की जा रही है, समाज में जो समानता है ना, यह किस आधार पे प्रतिपादित नहीं किया जा सकता? यह किस आधार पे प्रतिपादित नहीं किया जाता? यह हो जाएगा जब जब किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार दिए जाएंगे, जब कुछ लोगों को प्रिविलेज मिल जाएगा, तब जो है समानता स्थापित नहीं की जा सकती। तब समानता स्थापित नहीं की जाती। विशेषाधिकार जब मिलने लगेंगे तो समानता स्थापित नहीं की जा सकती। किस चीज में कंफ्यूज हो गई हैं आप? राजनैतिक समानता ही सर्वोच्च गारंटी है। राजनैतिक हमारे यहाँ क्या किस प्रकार की समानता की बात की गई है? सबसे पहले हमारे यहाँ सबसे पहले सामाजिक समानता की बात की गई है, फिर आर्थिक समानता की बात की गई, फिर राजनीतिक समानता की बात की गई है। राजनीतिक समानता कब स्थापित की जा सकती है? जब सामाजिक समानताएं जो है वो अपने चरम पे होंगी, तब राजनीतिक समानताएं स्थापित की जा सकती है। ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राजनीतिक समानता सबसे प्रमुख कहाँ होती है? हमारे डेमोक्रेसी में होती है। बाकी ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे क्या होगी? मोनार्किज्म हुआ, डिक्टेटरशिप हुआ, अल्पतंत्र हुआ, यह जहाँ पे समानता की बात आप नहीं कर सकते। ठीक। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र देता है वह किसको देता है? इसकी बात की जा रही है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और उसी समय वह अध्यक्ष बन जाता है। ठीक। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। ये कह रहा है कि अराजकता जो है वह तो एकदम से बेकार है। जो सबसे जहां पे जो हाँ ठीक, जो राज्य की जो बात की गई है कि अगर राज्य सबसे निम्न स्तर पे भी कार्य कर रहा है तो भी यह उचित है, लेकिन अगर वो अराजक है तो वो, हाँ सही आपने कहा, सबसे, यह कौन कहेंगे? हमारे हॉब्स महोदय कहेंगे। ये हमारे हॉब्स महोदय कहेंगे। ठीक। राज्य व्यक्ति से पहले है। मैंने शुरुआत में ही यह सवाल आया था, राज्य व्यक्ति से पहले। राज्य व्यक्ति से पहले कौन इसकी बात करेगा? राज्य जो है, राज्य की उत्पत्ति पहले हुई है, फिर व्यक्ति की उत्पत्ति या सोसाइटी की उत्पत्ति हुई है, यह हमारे एरिस्टोटल महोदय कहेंगे। ठीक। हॉब्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, राज्य और व्यक्ति के बीच में जो संबंध बताए गए हैं वह किस आधार पे संबंधों को बताया गया है यह बताना है। देखिए हॉब्स महोदय ने क्या कहा है? उसने कहा है जो व्यक्ति जो है, व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह उसकी संपत्ति के संबंधित अधिकारों से जांची जाएगी। वह व्यक्ति जितना ही ज्यादा समृद्ध होगा उसकी स्वतंत्रता उतनी ही ज्यादा परिलक्षित होगी। आप वर्तमान में डेमोक्रेसी तंत्र में भी देख सकते हैं कि आप धीरू भाई अंबानी, अडानी, ये जो होंगे, जो बड़े उद्योगपति होंगे, वह ज्यादा स्वतंत्र हैं
बल्कि एक निम्न कोटि व्यक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे यह बात की जा रही है हॉब्स के द्वारा, राज्य में व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति से संबंधित अधिकार, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और की बात की जा रही है। ठीक, अगला सवाल, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध क्यों करते हैं? परंपरावादी संप्रभुता जो है, परंपरागत संप्रभुता के विचार में बहुलवादी विरोधी क्यों करते हैं? परंपरागत संप्रभुता, देखिए परंपरागत संप्रभुता से ही व्यक्ति में संप्रभुता के जो बेसिक फाउंडेशंस है उनका जन्म होता है। तो दूसरे संगठनों के द्वारा जब सत्ता को राज्य में स्थापित किया जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाएगा या जनता उसको विद्रोह के रूप में देख सके, तो किसके द्वारा बताया जाएगा? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना राज्य। राज्य कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं ही सर्वोच्च हूं। ये मैं ही सर्वोच्च हूं की बात, मैं ही सर्वोच्च, यह बात राजतंत्र में होगी, यह बात राजतंत्र में होगी। जब डेमोक्रेसी की बात आएगी, डेमोक्रेसी में जब राज्य की बात की जाएगी, तो वहां पे बताया जाएगा कि यहाँ पे अदर जो दूसरे से जो संगठन है वह भी अपना एक आधार रखें, वह भी अपना एक आधार रखें, वह भी अपनी बेसिक फाउंडेशन को मजबूत रखें। दूसरे संगठन भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस समय का राज। ठीक, अगला सवाल, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालीन संप्रभुता आरोपित है। संविधान से अगर परम संप्रभुता स्थापित हो रही है तो क्या वो राज्य संप्रभु है? इसके लिए हमें क्या आवश्यक होती है? इसके लिए हमें लिखित कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान परम संप्रभु होगा तो यहाँ पे हमें लिखित कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जो विधि निर्माता है वह उस बात को स्पष्ट रूप से बता सके कि वहां पे हमें संविधान को वह अधिकार दिया है। तो क्या हो जाएगा? विधि निर्माताओं द्वारा उस निकाय को स्थापित करना। ठीक, राज्य के स्वरूप के बारे में कौन सही है? राज्य के स्वरूप के बारे में कौन सही है? राज्य का जो स्वरूप होगा वह कैसा होगा, इस बारे में किसका कथन सही है यह बताना है हमें। तो इसके बारे में किसका हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दोनों बात की गई है। हमारे पास साधन साध्य की पवित्रता की बात की गई, यहाँ पे साधन एवं साध्य की राज्य जो है वह साधन मात्र है, साध्य नहीं है, एक समतामूलक समाज बनाने के लिए। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा? राज्य साध्य का एक साधन मात्र है, हमें डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए केवल वो एक साधन मात्र है। ठीक है ना? अगला सवाल, समता के उदारवादी विचार से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? जो समानता के उदारवादी विचार हैं, जो समानता के उदारवादी विचार हैं, वह किस प्रकार में समता अनुरूप नहीं है, यह इसकी बात करता है। जो समानता के उदारवादी विचारों की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए ये आर्थिक समानता की बात करता है, राजनीतिक समानता की, सामाजिक समानता। उदारवादी विचारधारा जहां पे भी होगी वहां पे धन का संबंध होगा। जहां पे आर्थिक समानता अगर स्थापित हो जाएगी, यह स्टेटमेंट याद रखें। ये स्टेटमेंट याद कैसे रहेंगे? यह स्टेटमेंट याद रहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में याद करके। आप सारे स्टेटमेंट नहीं याद कर सकते। उस व्यक्ति की एक विचारधारा होगी, वह विचारधारा किसी न किसी के इर्द गिर्द घूमती होगी। वह विचारधारा या तो उदारवादी होगी तो वह परंपरावादी नहीं होगी, परंपरावादी नहीं होगी। ठीक, अगर वह राज्य राज्य को, देखिए ये परंपरावादी, ये किसके आधार पे बोला जाएगा? यह सब राज्य के आधार पे बोला जाएगा। राज्य को वो किस आधार पे मान रहा है कि राज्य कैसा हो? अगर वो देवी सिद्धांत के रूप में मान रहा है, या वो राजतंत्र के रूप में मान रहा है, या वो किसी और पुरानी चीजों को लेके एक विचारधारा को मान रहा है, तो उस आधार पे हम बताएंगे कि वो किस आधार पे, उसकी जो विचारधारा है वो किस आधार, राज्य को केंद्र में रख के उसकी विचारधारा को फिर देखें कि उसकी विचारधारा राज्य के विषय में क्या है। वहां से हम इस स्टेटमेंट को सही कर पाएंगे। तो समानता का उदारवादी विचारधारा यह कहेगा कि आर्थिक समानता पहले स्थापित हो। ठीक, तो आर्थिक समानता पहले स्थापित हो। ठीक है,
ग्रीन ने स्वतंत्रता के किस रूप को माना है? जो ग्रीन है, ग्रीन महोदय, एलन ग्रीन महोदय जो है, उन्होंने लिबर्टी को किस आधार पे माना है? ठीक, वह वह इस आधार पे माने, वह मानते हैं कि जो जो चीज कर सकता है उसे उस चीज को करना चाहिए, वो करने की योग्यता के आधार पे उन्होंने इस बात को बताया है। तो वो करने योग्य काम के बारे में, करने की क्षमता के बारे में उन्होंने इस बारे में बताया। ठीक, स्वच्छता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदृष्ट अंतःकरण पर आधारित हो, किस विचारधारा के अनुसार है? जो स्वच्छता है वह मतलब व्यक्ति की इच्छा के बारे में बताया जा रहा। 40 में नॉट पूछा था। अच्छा, नॉट पूछा था ना, हाँ, नॉट पूछा था, कानूनी समान था। ठीक, ठीक है ना। हम्म, ऐसे मिस्टेक हो जाता है। इच्छा को प्रोत्साहित करने में विनम्र व्यक्तियों के अनुदृष्ट अंतःकरण पे आधारित हो। ठीक, वह बता रहा है इच्छा को प्रोत्साहित करने के लिए विनम्र व्यक्तियों के लिए अंतःकरण पे, जो व्यक्ति की जो इच्छा है वह किस आधार पे हो, वो उसकी बात कर रहा है कि एक एक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति की जाए। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? उदारवादी विचारधारा हो जाएगी। उदारवादी विचारधारा जो है वह एक एक व्यक्तियों की इच्छाओं के बारे में बात करता है। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित में से तीन एक दूसरे से मेल खाते हैं, चौथा कौन सा है जो उनमें से अलग है? तीन एक दूसरे से मेल खाते हैं, चौथा अलग है, बताना है कौन किसके रूप में है। ठीक, ये बताना है। अब देखिए, जो उदारवादी है क्या वह समाजवादी होगा? नहीं होगा। जो बहुलवादी है वो कहेगा सबसे, जिनकी संख्याएं अधिक, वो कहेगा मेरे पास ही सब कुछ रहे। इंडिविजुअलिज्म क्या कहेगा? नहीं, वो व्यक्ति की इच्छा के आधार पे होगा। तो यह तीनों चीजें, यह क्या बताएंगे? यह व्यक्तिवादी, यह स्वयं की इच्छा के बारे में बताएंगे। लेकिन जो समाजवादी होगा वो कहेगा अगर समाज में 100 करोड़ की संपत्ति सृजन हुई है वो सब में बराबर रूप से बढ़े। नहीं, पोलरिज्म नहीं होगा, पोलरिज्म नहीं होगा। बहुलवाद जो है वह वह क्या कहेगा? वो तो चाहेगा कि उसी की सत्ता स्थापित हो। लेकिन जो समाजवादी है, ये तीनों की तीनों जो है इंडिविजुअलिज्म को, व्यक्ति की इच्छाओं पे बल देते हैं। लेकिन जो समाजवादी है वो व्यक्ति की इच्छाओं पे बल नहीं देता, वह समाज की इच्छा पे बल देता है। ठीक, अगला सवाल, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। देखिए, पुरुष हमेशा युद्ध किया है, यह बात युद्ध के विषय में कौन कह सकता है? यह बात जिसने सबसे ज्यादा युद्ध के विषय में जिसने जिसने अपनी किताब लिखी हो वो है मुसोलिनी, जिसने आतंक मचाया हो। ठीक, जिसने विरोध किया हो, राष्ट्रवाद का समर्थक किया हो, राष्ट्रीय चेतना जागृत की हो, राष्ट्रवादियों के दूत रहे हो, राष्ट्रवादियों ने इसको एक विचारधारा के रूप में माना कि नहीं नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि हो जाए, तो उसकी बात मुसोलिनी कर राष्ट्रवादी विचारधारा। ठीक, जनतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवाद समाजवाद एक दूसरे से किस आधार पर भिन्न बताना है? देखिए, मार्क्सवादी समाजवाद और जनतांत्रिक लोक, हमारी जो डेमोक्रेसी है वह कैसी है? लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्रवाद समाजवादी है हमारी व्यवस्था। हमारी मार्क्सवादी विचारधारा हमारी नहीं है। तो यह बात कैसे हो जाएगी? देखिए, जो जनतांत्रिक समाजवाद की बात की जाएगी तो जनतांत्रिक लोकतांत्रिक समाजवाद सबकी बात करेगा, मार्क्सवादी भी सबकी, लेकिन वह एक व्यक्ति एक आधार पे भिन्न है, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर भिन्न है। समाजवादी समाजवाद कहता है कि व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन मार्क्सवादी समाजवाद कहता है नहीं, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं होगा उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो कैसे बता पाएगा कि उसके उसके लिए जो स्वतंत्रता जो उसको दी जा रही वो सही है या गलत है? वो तो इस बात को बता ही नहीं सकता है। वो यह तो कह ही नहीं पाएगा कि उसे जो प्राप्त हुआ है वह राज्य ने दिया है। वो तो सती प्रथा को भी सही मानने लगेगा कि नहीं, ये तो देवी सिद्धांत है, ये तो होना ही चाहिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि उनकी कल पुण्यतिथि थी, तो उन्होंने, उनका एक बड़ा अच्छा कथन है कि अगर ईश्वर भी
अस्पृश्यता को मानता तो मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता, परंतु ईश्वर ऐसा नहीं करता। ठीक, तो वो बात की गई। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या? उदारवाद किसकी बात करेगा? उदारवाद राष्ट्रवाद की बात करेगा। उदारवाद को राष्ट्रवाद से कोई मतलब है, उदारवाद को राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। उदारवाद को मतलब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवादी जब आएगी तो वहां पे व्यक्तिगत स्वतंत्र इंडिविजुअलिज्म की बात आएगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत लिबर्टी की बात आ जाएगी। सामाजिक न्याय से स्थापित तभी हो पाएगा जब वो व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्र है। यह सामाजिक न्याय इसका ही रिजल्ट है, यह कारण है, यह कारण है, यह परिणाम है, यह परिणाम है। ठीक, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है, समितियों में सबसे महत्वपूर्ण की बात की जा रही है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? जो सभी लेखाओं का परीक्षण करे, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्यों की संख्या बतानी है। कुल सदस्य कितने होते हैं? 22, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, संसदीय सरकार कब स्थापित होगी? संसदीय सरकार स्थापित कब होगी? जब कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाए। हाँ ठीक, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक, भारत का उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा कि अनुच्छेद 365 के अंतर्गत मूल अधिकार को नहीं बदला जा सकता? किस वाद में उन्होंने यह बात कही है? ठीक, तो यह कौन सा वाद हो जाएगा और यह वाद आया कब? ठीक है, हाँ सही है। देखिए यह वाद आया हमारा 1973 में। यह कौन सा वाद था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दृष्टिकोण समितियों को राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक माना है? किसने राजनीतिक दृष्टिकोण समितियों को राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक माना है? इसमें क्या हो जाएगा? ये सवाल गलत है। ठीक, ये सवाल बताना है आपको। ठीक, 51 नंबर सवाल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना किस विषय के अंतर्गत की गई? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह किस विषय के अंतर्गत की गई थी? वह एक राजनीतिक विषय के लिए, वह एक अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, वह एक सत्ता को स्थापित करने के विषय में बात की गई थी। ठीक है, अगला, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने कहा था यह बताना हमें। तो कौन कह रहा है? वह यहाँ पे वो एक ऑप्शन और ले लीजिए, वो है हमारे सुभाष चंद्र बोस। ये ऑप्शन क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, उनको राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, इनमें से किसी ने नहीं उन्हें कहा था। ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आजाद हिंद फौज की स्थापना भारत में नहीं, सिंगापुर में की गई थी। सिंगापुर में की गई थी। ठीक, सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, अगला सवाल बताइए, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? और यह भी बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का चरण कैसा था, यह कैसे प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था नमक कानून को तोड़कर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चालू किया गया था। तो 54 का बताना है। हाँ ठीक, ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधार किया जाए इसकी बात की गई थी। हाँ, और कहते हैं कि संवैधानिक सुधार कीजिए संविधान में, मतलब कि कानून व्यवस्था में भारतीयों की भी लिखे, भारत को एक पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का गठन करना, कि पूर्ण स्वराज की बात को जन्म देने का प्रारंभ यहीं से 1930 से प्रारंभ होना शुरू हो गया था। भारत को एक
औपनिवेशिक राज्य बनाना। भारत जब तक भारत स्वतंत्र पूर्ण नहीं होगा तो उससे पहले भारत को एक औपनिवेशिक राज्य बनाना है, इसकी बात की गई थी। इसकी बात औपनिवेशिक राज्य बनाने की तो बात ही नहीं की गई थी। उत्तरदायी पूर्ण सरकार, पूर्ण उत्तरदायी नहीं, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात करना, संवैधानिक सुधारों को दबाव देना नहीं। वो चाहते थे ब्रिटिश सरकार पर एकदम से दबाव देना कि आपको यह कार्य करना है तो करना है। अब संवैधानिक सुधार नहीं चाहिए, अब हमें संपूर्ण सुधार चाहिए। पूर्ण सुधार की बात करने लगे थे गांधी जी, पूर्ण सुधार की बात करने लगे थे। ठीक, उनको ये नहीं चाहिए था कि संविधान बस संवैधानिक सुधार किया जाए, पूर्ण हर स्तर पे सुधार की बात गांधी जी ने की थी। तो ना ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से नन ऑफ दीज। ठीक, नन ऑफ दीज जो है। और हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टोरी पता होनी चाहिए कि यह आरंभ कैसे किया गया, इसके पीछे का क्या उद्देश्य था। नमक कानून को गांधी जी ने जब तोड़ा उसी के बाद से यह प्रारंभ हुआ। ठीक, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। भारत में जो राजनीतिक शक्ति शक्ति बताई गई है, ये नहीं होगा। राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की जनता है। यह क्या है? भारत की जनता है। राजनीतिक का हम भारत के लोग है, भारत की जनता, मतदाता ही भारत की शक्ति का स्रोत है, राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। और संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? मतलब संसद की शक्ति का स्रोत क्या है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? प्रस्तावना में शब्द जोड़ने की बात की जा रही है, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द जोड़े गए थे, जो आया था 1976 में। ठीक, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? एक संपत्ति का अधिकार था, वह चला गया है 300 क में। ठीक, तो इसीलिए अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगला सवाल। मूल संविधान, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है? मूल संविधान में राज्य में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है, यह बताना है। नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है? तो कुल कितनी संख्या है? 14 संख्या है। ठीक, 14 है। किस से किस अनुच्छेद तक के हैं? वह अनुच्छेद है हमारा जो डीपीएसपी है 36 से 51, जो कि भाग 4। ठीक, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे संबोधित, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा और किसे संबोधित करके देगा? ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देगा। ठीक, ऐसे नहीं त्याग, मौखिक त्यागपत्र नहीं। राष्ट्रपति को रिक्त पद पे अवश्य कितने समय में भरना चाहिए? राष्ट्रपति के अगर कोई रिक्त पद है तो वह कितने समय में, देखिए राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया तो 6 माह का समय दिया गया है संविधान में कि राष्ट्रपति का चुनाव होके वह अपने पद पे आ जाए। 6 माह का समय दिया गया भारतीय संविधान। ठीक, कितनी आयु में कोई भारतीय राजनीतिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा पूछी जा रही है। तो एक एमएलए बनने के लिए उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष। वही निम्न आयु चाहिए हमारे राष्ट्रपति के भी, प्रधानमंत्री के लिए भी, पीएम बनने के लिए। ठीक है ना, सांसद बनने की जो न्यूनतम उम्र है वही उम्र प्रधानमंत्री बनने के लिए भी है। ठीक, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किस अनुच्छेद में उत्तरदायी है? अनुच्छेद अनुच्छेद 75। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 75 का 3। ठीक, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। तो आज का सत्र हमारा यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को इसमें से जो बैचेस आप लोग को अच्छे लगे, उन बैचेस को आप लोग देखिए, ज्वाइन कीजिए। और क्वेरी है, यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी ले सकते हैं। ये बैचेस चल रहे हैं, छोटे छोटे बैचेस हैं, 300 के बैचेस हैं। प्राइमरी के लिए भी बैचेस है, जूनियर के लिए भी कुछ बैचेस हैं, और एलटी के लिए तो आपका यूट्यूब पे चल ही रहा है अभी। ठीक, और ये टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जीआरएफ का आपका देखिए
31 तारीख से एग्जाम है, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है वो ये सत्र को जरूर देखें, कुछ ना कुछ सवाल जरूर फंसेंगे आपके। ठीक। और इसकी जो पीडीएफ चाहिए वो आपको जस्ट इसी लेक्चर के बाद सीधा आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, एंड्रॉयड ऐप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हमारे कोर्सेज जो चल रहे हैं उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज का सत्र आपको कैसा लगा, अपने सुझाव इस कमेंट सेशन में लास्ट में अपने बता दीजिएगा कि सर हम लोग ये चाहते हैं, और अपनी संख्या आप लोग बढ़ाइए कि थोड़ा सा और अच्छा लगे और कुछ नए नए तरीके के प्रश्न आए, तो आप लोग को भी मजा आए और हमें भी मजा आए। ठीक है, तो आज का सत्र कैसा लगा इस कमेंट सेशन में जरूर बताइए। आप सबका दिन शुभ हो, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।